नमस्कार। आज हम पैसे के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो जितना पावरफुल है उतना ही हैरान करने वाला भी, और वो है कंपाउंडिंग। ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जिसे हमारा दिमाग पता नहीं क्यों आसानी से पकड़ ही नहीं पाता। और इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे की कहानी का सहारा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ये कहानी किसी मुश्किल फाइनेंशियल फॉर्मूले से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक ऐसी पहेली से जो सोचने पर मजबूर कर देगी। सवाल ये है कि वॉरेन बफेट ने अपनी 99% दौलत रिटायरमेंट की उम्र पार करने के बाद कैसे कमाई। सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना? दिलचस्प बात यह है कि उनकी जो 84.5 अरब डॉलर की नेट वर्थ है, उसमें से 81.5 अरब डॉलर एक खास उम्र के बाद आए। सोचिए जरा, ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी रकम तब जमा हुई जब वो सोशल सिक्योरिटी मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। अब ये बात इतनी ज्यादा चौंकाने वाली है कि इसका जवाब सिर्फ उनकी इन्वेस्टिंग स्किल में तो नहीं हो सकता, कुछ तो और है। तो हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। अब कहानी में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। इस फाइनेंशियल पहेली का जवाब एक बिल्कुल ही अलग साइंटिफिक फील्ड में छिपा है, भूविज्ञान यानी जियोलॉजी में। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले हिमयुगों यानी आइस एज के अरबों साल पुराने इतिहास को समझना होगा। अब जाहिर है मन में सवाल आएगा कि भाई, आइस एज का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना। कभी-कभी एक फील्ड के सबक दूसरी फील्ड के राज खोलने में बहुत मदद करते हैं। देखिए, जब साइंटिस्ट्स को आइस एज के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी, कोई जबरदस्त वजह होगी, जैसे कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा होगा या पहाड़ बन गए होंगे। लेकिन असली वजह कुछ और ही निकली। वजह थी पृथ्वी का अपनी धुरी पर हल्का सा झुकाव और थोड़ी ठंडी गर्मियां। मतलब कि किसी बड़ी घटना के बजाय छोटी छोटी और लगातार होने वाली चीजों का असर था ये। तो ये होता कैसे था? सब कुछ शुरू होता है जब गर्मियां इतनी गर्म नहीं होती कि पिछली सर्दियों की सारी बर्फ पिघला सकें। अब ये जो बची हुई बर्फ है, ये अगली सर्दियों में और ज्यादा बर्फ जमने में मदद करती है। फिर ये जमी हुई बर्फ सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेज देती है, जिससे ठंड और बढ़ जाती है। और बस ये साइकिल बार बार चलता रहता है, जब तक कि एक छोटी सी बर्फ की परत एक पूरे महाद्वीप को ढकने वाली विशाल बर्फ की चादर न बन जाए। जैसा कि ग्लेशियोलॉजिस्ट ग्वेन शुल्ज ने कहा था, ये जरूरी नहीं कि बर्फ की मात्रा हिमयुगों का कारण बने, बल्कि ये तथ्य कि बर्फ चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, टिकी रहते है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात है किसी चीज का लगातार बने रहना, उसका साइज नहीं। चलिए अब इस नई समझ के साथ वॉरेन बफेट की पहेली पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। और यहीं पर एंट्री होती है कंपाउंडिंग के सिद्धांत की। जब थोड़ी सी ग्रोथ भविष्य की ग्रोथ के लिए ईंधन बन जाती है, तो एक छोटी सी शुरुआत भी इतने कमाल के नतीजे दे सकती है जो लॉजिक से परे लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटी सी बर्फ की परत धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को ढक लेती है। तो बफेट की पहेली का पहला हिस्सा ये है, उनकी दौलत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि इसलिए है कि वो बचपन से एक अच्छे इन्वेस्टर रहे हैं। उनकी सफलता अविश्वसनीय रूप से लंबे समय पर टिकी हुई है। आइए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की, जिससे आज उनकी संपत्ति 84.5 अरब डॉलर है। लेकिन सोचिए, अगर उन्होंने 30 की उम्र में शुरू किया होता और 60 में रिटायर हो जाते, तो उनकी संपत्ति आज सिर्फ 11.9 मिलियन डॉलर होती, यानी उनकी असल संपत्ति से 99.9% कम। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि उनका हुनर तो इन्वेस्टिंग है, लेकिन उनका असली सीक्रेट है समय। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। चलिए अब एक और इन्वेस्टर जिम साइमंस से उनकी तुलना करते हैं। साइमंस ने हर साल 66% का जबरदस्त रिटर्न कमाया है, जो बफेट के 22% से कहीं ज्यादा है। फिर भी बफेट उनसे 75% ज्यादा अमीर हैं। क्यों? क्योंकि साइमंस ने 50 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और उनके पास कंपाउंडिंग के लिए बफेट से आधे से भी कम साल थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिद्धांत इतना पावरफुल है, तो हम इंसानों को इसे समझने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? इसका जवाब हमारे सोचने के तरीके में छिपा है। हम सब नेचुरली लीनियर तरीके से सोचते हैं।
मतलब एक सीधी रेखा में। लेकिन कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल तरीके से काम करती है, जिसे समझना हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए कि 8 को 9 बार जोड़िए, तो मन में ये कैलकुलेशन करना काफी आसान है। जवाब है 72। बहुत सिंपल। लेकिन अगर 8 को 9 बार गुणा करने के लिए कहा जाए, तो जवाब आएगा 13 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा। ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग चकरा जाता है। बस यही फर्क है लीनियर और एक्सपोनेंशियल सोच में। कंपाउंडिंग की यही अजीब सी प्रकृति लोगों को इसकी ताकत को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देती है। लोग अक्सर सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागते हैं, जबकि असली खेल तो लंबे समय तक टिके रहने में छिपा है। तो इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? देखिए, अच्छी इन्वेस्टिंग सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने के बारे में है ही नहीं। ये इस बारे में है कि एक ठीक ठाक रिटर्न कमाया जाए जिसे बस सबसे लंबे समय तक दोहराया जा सके, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली जादू तभी काम करता है। ये पूरी बात एक दिलचस्प कोट में बहुत अच्छे से समझाई गई है। सबसे शक्तिशाली और जरूरी किताब का नाम होना चाहिए चुप रहो और इंतजार करो। ये हमें सब्र और समय की कीमत सिखाता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है, क्या सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वही है जिसके साथ सबसे लंबे समय तक टिका जा सके? शायद असली रहस्य असाधारण रिटर्न में नहीं, बल्कि असाधारण धैर्य में छिपा है।